हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर्स एकेडमी। और ये हमारी एसएससी जेई आरआरबी जेई की पीवाईक्यू सीरीज़ का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ऑलरेडी दो लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स आपको इन क्वेश्चंस के साथ सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चंस और क्या इनके पीछे कंसेप्ट है, वो डिटेल में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ड्यूअल पेयर। ड्यूअल पेयर, ठीक है, ड्यूअल पेयर ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये ड्यूअल पेयर होता क्या है भाई? पहले सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा हमें। ड्यूअल पेयर का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये हो गया। तो कुछ एलिमेंट्स की जो इक्वेशंस होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उसमें अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दे तो वो इक्वेशंस बन जाती है हमारी। क्या? एग्जाम्पल के लिए, ये आपका इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का जो फॉर्मूला देखेंगे तो V बराबरी से होता है L di अपॉन डी टी। ठीक है, और कैपेसिटर के अंदर जो करंट होती है उसकी वैल्यू होती है C dV बाय डी टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देखिए, मैंने क्या बोला कि ड्यूअल पेयर वो होगा हमारा जिसमें कि अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दे तो उनके इक्वेशन सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें अगर मैं V को I कर दूं और L को क्या कर दूं, यहाँ पर C कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा? आई को मैं क्या करना है? वी करना है। ठीक है, आई आई को वी कर देंगे हम, वी को आई करेंगे और आई को वी कर देंगे, तो ये बन गया ना हमारा डी टी। आए समझ में? तो देखो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन में अगर वी को हमने आई कर दिया, एल को सी कर दिया, तब हमारे पास वो कैपेसिटर की क्या बन जाएंगी? करंट बन जाएंगी। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम ड्यूअल पेयर। आई थिंक क्लियर होगा। ड्यूअल पेयर में क्या, उन ऐसे एलिमेंट जिनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस में वेरिएबल्स को आपस में चेंज करने पर सेम इक्वेशन हमको मिलती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? ड्यूअल पेयर्स कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में याद रखना कौन कौन से ड्यूअल पेयर होते हैं। तो यहाँ सर मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ ड्यूअल पेयर। ठीक है, सबसे पहला करंट का जो होगा वो क्या होगा? वोल्टेज, और वोल्टेज का करंट। ठीक है, एल का होता है सी, और सी का क्या होगा हमारा? एल होगा। रेजिस्टेंस का होगा इसका उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है जी, और जी का क्या होगा? उल्टा आर होगा। जी बोले तो कंडक्टेंस। ठीक है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर का कैपेसिटर, करंट का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट, ये सब हमारे होते हैं। जैसे नॉर्टन थ्योरम का हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसमें हमसे किस किस का पूछा है? वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का क्या हो जाएगा भाई? करंट सोर्स, तो वी का हो जाएगा हमारा आई। और फिर क्या बोला हमारे पास? करंट का, तो करंट का हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। फिर इंडक्टर का, इंडक्टर का हो जाएगा कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? इंडक्टर। तो आई वी सी एल, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर एंड इंडक्टर, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ऑप्शन नंबर 3 में मेरे को दिख रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ये ड्यूअल पेयर का कंसेप्ट, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। In a circuit, if an inductance of 20 Henry, if the current in the circuit changes at the rate of 50 milliampere per second, then self-induced EMF। यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपको इंडक्टर दिया है, इंडक्टर की वैल्यू आपको दे दी है 20 हेनरी, और इसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी कितना दिया आपको? 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड। कितना दिया? 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड। वो क्या पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमको पता है, वी नो, वी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल की वैल्यू कितनी दी है? 20, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? और ये रेट ऑफ चेंज टोटल आपको दे दिया 50 मिली एम्पियर, तो मिली, तो कितना हो जाएगा ये? 10, 10 मिली को लिखते हैं 10⁻³ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट, क्योंकि ये कट जाएंगे ना, 10⁻³ 10⁻³ तो कट जाएंगे, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दिया और इंडक्टर दे दिया, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालना है? जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये याद रखना। और हम कैसे इसके ईएमएफ फैराडे के नियम से वी को और क्या लिख सकते हैं? एन डी फाइव बाय डी टी, और यही हमारा हो जाता है वी बराबर से एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हमको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1 वोल्ट।
नेक्स्ट हमारा है द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे देते हैं हम, आर बराबरी से रो एल अपॉन ए। अगर एल बराबरी से 1 मीटर और ए बराबरी से 1 मीटर स्क्वायर अगर रख देंगे हम, तो यहाँ से आर बराबरी से क्या हो जाएगा, रो। तो क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में रेजिस्टेंस है। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, किस नेचर का मटेरियल है उस पर ही हमारे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो वायर होगा द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि लेंथ इस पे उस पे कुछ पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो सब पे डिपेंड करेगा, आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी करेंगे और एरिया पे भी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। तो इसका ऑप्शन नंबर द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर शोन बिलो इफ द करेंट आई डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ बीटा देन पी वीपी माइनस वी क्यू। हाँ देखो यहाँ पर ये इंडक्टर दिया आपका, इसका इंडक्टेंस कितना दिया, एल दिया, इसमें करंट फ्लो रही आई और वीपी क्यू, मतलब वीपी क्यू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हमको पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अभी बताया हमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है भाई, वी एल बराबरी से लिखते हैं हम एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि बीटा रेट से डिक्रीज हो रही है करंट, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो डिक्रीज हो रही है, तो बीटा से ही हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये डिक्रीज के लिए माइनस लगा देंगे हम, माइनस एल डी आई बाई डी टी हम लिखते हैं, तो यहाँ से माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। किस रेट से डिक्रीज हो रही है, बीटा रेट से, तो माइनस एल इंटू बीटा। तो और ये वी एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये क्या होगा, वीपी माइनस वी क्यू, तो ये हो जाएगा वीपी माइनस वी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एल बीटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर रेजिस्टेंस है हमारा आर, इसके अंदर अगर हमारी करंट फ्लो रही आई और टाइम हमारा टी दिया है, तो हीट बराबरी से क्या होगा, पावर इनटू टाइम। एनर्जी ही जो रजिस्टर के अंदर जो एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में आती है, तो पावर इनटू टाइम हमारे क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, और वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, और इसकी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो हमारा जो हीट इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा, कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं सिग्मा से, और ये होता है 1 अपॉन रो। रो क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ सिग्मा बराबरी से क्या होगा हमारा, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। तो ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोह, और ये मोह पर मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, मोह पर, मोह इंटू मीटर इनवर्स, ये सब बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है हमारा, तो मोह पर मीटर ये है हमारा, तो मोह पर मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना बेसिक सा, और इससे हम देख सकते हैं। तो ओम को उल्टा कर देंगे तो मोह हो जाता है हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। सबसे ज्यादा लोएस्ट रेजिस्टिविटी हमारी किसकी होती है, तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अभी हमने देखा जो रेजिस्टिविटी होता है 1 अपॉन क्या होता है हमारा, कंडक्टिविटी। सबसे ज्यादा जिसकी कंडक्टिविटी होंगी उसी की रेजिस्टिविटी क्या होंगी, सबसे कम होंगी हमारे। ठीक है, तो सबसे कम हमारी जो रेजिस्टिविटी होगी वो होगी हमारी सिल्वर की। तो जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, लोएस्ट होती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है द वैल्यू ऑफ V2। ये V2 ये वोल्टेज अक्रॉस R2 दिया है इन द सर्किट। तो ये सिंपल से हमारा कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर जिसको वोल्टेज डिवाइडर नहीं पता है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है, R1 R2 R3। यहाँ पर आपने कोई वोल्टेज लगाया V, ठीक है, तो V1 V2 V3 हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे को V1 निकालना है तो कौन सा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, V, किसके अक्रॉस निकालना है, R1, तो R1 ऊपर ले लेना, और पूरे जितने भी रजिस्टर दिए हैं सीरीज में सबको ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी दी है भैया, 24। हमको किसके अक्रॉस निकालना है, सबसे पहले देखो V2,
V2 मतलब 4 के क्रॉस, यहाँ पर 2 ओम दिया है, इसकी वैल्यू दी है 4 और इसकी वैल्यू दी है 6, और ये टोटल वोल्टेज हमको दिया 24, तो कितना डिवाइड होगा वो देखना हमको। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, V2 निकालना हमको, तो V2 बराबर से V 24 गुणित 4 बटे कितना हो जाएगा 6 4 10 और 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से वोल्टेज डिवीजन रूल से आप ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय 5 ओम रजिस्टर इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। पावर निकालना, तो पावर बराबर से क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी दी है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 24 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा।